नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है NH 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और आप देख रहे हैं अंचल आंचल की हम शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। रायपुर में आज से कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। डॉक्टर संजीव शुक्ला रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। आपको बता दें फिर से कि कई ऑफिसर्स के तबादले कर दिए गए हैं। तो डॉक्टर संजीव शुक्ला को ये कमान मिली है, उनको ये प्रभार मिला है, लेकिन कई ऑफिसर्स के तबादले हो चुके हैं। कौन से ऑफिसर हैं एक बार नाम बता दें आपको। डॉक्टर लाल उमेद सिंह होंगे SSP ऑफ जशपुर के रायपुर की जगह। शशि मोहन सिंह SSP होंगे रायगढ़ के। राम गोपाल गर्ग बिलासपुर के IG बनाए गए हैं। दिव्यांग पटेल को SP बनाया गया रेल रायपुर का। बालाजी राव IG होंगे राजनाथ गांव के। अभिषेक शांडिल्य होंगे IG दुर्ग के। तो प्रभार में बदलाव भी हुआ है और पुलिस व्यवस्था में पूरी तरह से बदलाव एक तरह से देखने को मिलेगा। तो आज है 23 तारीख और 23 जनवरी 2026 से राजधानी रायपुर के आधे जिले में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हो चुकी है। रायपुर के 21 थाने कमिश्नर संभालेंगे, 12 थाने SP संभालेंगे और गृह विभाग ने इसको लेकर कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। बुधवार की शाम को नोटिफिकेशन आ चुका था और आज से प्रभावी हो चुका है। तो रायपुर कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के लिए शहर की पुलिस को 2 हिस्सों में बांटा गया, अलग अलग थानों में बांटा गया है। जो शहरी थाने होंगे और जो ग्रामीण थाने होंगे, इसकी सूची भी बाकायदा जारी कर दी गई है और पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रेट के अधिकार कुल मिलाकर मिल जाएंगे। तो अधिसूचना के तहत जो पुलिस आयुक्त होंगे उनको दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कई अहम अधिकार मिल चुके हैं, जो कि आज से प्रभावी भी हो चुके हैं। धारा 144 लागू करने का अधिकार होगा। जुलूस, धरना, सार्वजनिक स्थानों पर अनुमति या फिर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा। निषेधाज्ञा या फिर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का भी अधिकार होगा। आपात स्थिति में पुलिस कमिश्नर खुद फैसला करेंगे। पहले ये होता था कि जिला कलेक्टर या फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार हुआ करते थे, उनसे पूछना पड़ता था, उनसे बाकायदा अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब पुलिस को ज्यादा पावर मिल चुकी है और पुलिस की पावर बढ़ने के साथ ही ये जो मॉडल अगर आप देखें तो भोपाल इंदौर की तर्ज पर ये पूरा मॉडल होगा। कमिश्नरेट सिस्टम आज से लागू हो चुका है। तो आज से पुलिसिंग में तेजी आएगी, पुलिस व्यवस्था बदली हुई नजर आएगी आपको। एक और बड़ी खबर जो कि राजधानी रायपुर से है। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। रायपुर में 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये आरोपी अलग अलग जगहों से गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र, UP, राजस्थान, तेलंगाना, ओडिशा और MP से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आरोपियों के खिलाफ 66 से ज्यादा साइबर सेल थाने में मामले दर्ज है देश भर के। तो रायपुर की साइबर पुलिस ने साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई की। 11 इंटर स्टेट ठगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी करते क्या थे? ये आरोपी शेयर ट्रेडिंग के नाम पे, ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के नाम पे कमाई का लालच आम जनता को देते थे। कहते थे कि आपका पैसा दोगुना हो जाएगा या फिर आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और इस तरह से लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे थे ये ठग। गिरफ्तार आरोपियों में से 5 महाराष्ट्र के हैं, 2 UP के हैं, कुछ तेलंगाना के, राजस्थान और ओडिशा से एक आरोपी शामिल है। इन आरोपियों के खिलाफ देश भर के 66 से ज्यादा अलग अलग थाने में आपराधिक मामले दर्ज है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो आरोपियों ने छत्तीसगढ़ में 1,80,00,000 रुपए की ठगी की थी। जिन लोगों को इन्होंने निशाना बनाया था उनके शिकायत के आधार पर पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की तब जाके इस पूरे नेक्सस का, इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ होता है। पुलिस को पता चलता है कि आसपास के राज्यों में भी ये सक्रिय थे। इंटर स्टेट गैंग का भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। तो साइबर रेंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ये भोली भाली शक्ल के दिखने वाले व्यक्ति लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। शेयर ट्रेडिंग के नाम पे, साइबर ठगी के नाम पे मुनाफा, लालच, नौकरी, पार्ट टाइम जॉब, इस तरह से लोगों को झांसे में लेकर उनके पैसे हटने का काम कर रहे थे और छत्तीसगढ़ में भी कुल करोड़ों की वारदात को अंजाम दे चुके थे। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 11 लोगों को धर दबोचा। फिलहाल इनके सरगना की भी तलाश की जा रही कि आखिर ये गैंग ऑपरेट कहां से हो रहा था, इसकी भी पतासाजी पुलिस कर रही है। और चलिए बात करेंगे धार जिले की, क्योंकि आज धार पर सबकी निगाहें। ऐतिहासिक भोजशाला यहां पर स्थित है, जहां पे वसंत पंचमी और जुमे की नमाज आज एक साथ हो रही है। वसंत पंचमी के मौके पर ऐतिहासिक और संवेदनशील दृश्य आज देखने को मिला।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों की व्यवस्था की गई। सूर्योदय के साथ ही हिंदू समाज ने मां सरस्वती की आराधना शुरू कर दी, जो कि दोपहर के 12 बजे तक चलेगी। दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मुस्लिम समाज जो है नमाज अदा करेगा, उनको इसकी परमिशन मिली है। शाम को 4 बजे के बाद एक बार फिर से यहाँ पे पूजा अर्चना होगी मां सरस्वती की। हालांकि इस किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए धार को छावनी में तब्दील किया गया है। पुलिस के जवान वहां पे तैनात हैं। 8000 से ज्यादा पुलिस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं और आरएएफ के जवान मौके पर मौजूद हैं। ड्रोन से और एआई से हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही, ताकि कोई भी वहां पे भगदड़ ना मचे, मारकाट ना हो, अनहोनी की स्थिति वहां पे ना बने। प्रशासन शांति बनाए रखने में लगातार जुटा हुआ है। लोगों से अपील भी कर रहा है कि जितने अच्छे तरीके से हो सके पूजा पाठ उतने अच्छे तरीके से किया जाए, चाहे वो नमाज की बात हो चाहे पूजा की बात हो। दोनों चीजें चूंकि आज होनी है, तो ऐसे में हर एक चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पे बाकायदा नजर रखी जा रही, किसी भी भड़काऊ बयान पे नजर रखी जा रही कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई किसी को भड़काने की कोशिश ना करे। फिर से आपको बता दें कि दोपहर के 12 बजे तक मां वाग्देवी यानी कि सरस्वती की पूजा की जाएगी। दोपहर 1 बजे से दोपहर के 3 बजे तक जुमे की नमाज होगी। आज शुक्रवार का भी दिन है और उसके बाद 4 बजे शाम को फिर से सूर्यास्त तक लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। और आज से छत्तीसगढ़ में साहित्य उत्सव का आगाज होने जा रहा है। राजधानी रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन में साहित्य उत्सव का आगाज आज होगा। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा के सभापति हरिवंश शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम को लेकर देश और प्रदेश के 120 साहित्यकार, बुद्धिजीवी आ रहे हैं और रचनाकार भी इसमें शामिल हो रहे हैं। 3 दिन तक यह आयोजन होगा। 42 सत्रों का आयोजन इसमें किया जाएगा। क्या कुछ खास रहेगा साहित्य उत्सव में, एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध राज्य। यहाँ लोक कला, लोक भाषा और साहित्य की एक सशक्त परंपरा रही है। चूँकि साहित्य किसी भी समाज की आत्मा होता है, बौद्धिक चेतना को जागृत करने का सशक्त माध्यम होता है। राजधानी में छत्तीसगढ़ की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से 23, 24 एवं 25 जनवरी 2026 को रायपुर साहित्य उत्सव कराने का फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरा कर लिए हैं। अब राजधानी रायपुर में एक बड़ा साहित्यिक जलसा होने जा रहा है। इस 3 दिवसीय साहित्यिक उत्सव में देश एवं प्रदेश के लगभग 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकारों का आगमन होगा। आयोजन के दौरान कुल 42 साहित्यिक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और बौद्धिक विषयों पर गहन विमर्श किया जाएगा। साहित्य उत्सव के सत्रों में बौद्धिक विमर्श, भारतीय ज्ञान परंपरा, संविधान, सिनेमा और समाज, देश में नव जागरण साहित्य में, साहित्य इतिहास के झरोखे में, साहित्य शैक्षणिक संस्थानों में भाषा और साहित्य का स्तर जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा, जो वर्तमान समय की बौद्धिक आवश्यकताओं को संबोधित करेंगे। इसके अतिरिक्त नाट्य शास्त्र एवं कला परंपरा, साहित्य और राजनीति, समकालीन महिला लेखन, जनजातीय साहित्य, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, पर्यटन, पत्रकारिता और शासन जैसे विषयों पर भी विशद परिचर्चाएं आयोजित की जाएगी। साथ ही प्रकाशकों की चुनौतियां, डिजिटल युग में लेखन और पाठक जैसे समसामयिक विषय भी विमर्श के केंद्र में रहेंगे। साहित्य उत्सव का शुभारंभ 23 जनवरी 2026 को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा वर्धा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कुमुद शर्मा की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। साहित्य उत्सव का समापन 25 जनवरी 2026 को होगा, जिसमें राज्य सरकार के मंत्रीगणों के साथ साथ डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी एवं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जैसी प्रतिष्ठित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विभूतियां विशेष रूप से शामिल होंगी। साहित्य उत्सव के दौरान 23 जनवरी को सायंकाल 7 बजे से प्रख्यात साहित्यकार एवं रंगमंच कलाकार मनोज जोशी द्वारा चर्चित चाणक्य नाटक का विशेष मंचन किया जाएगा, जो आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगा। इसके साथ ही महाभारत धारावाहिक में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले
नीतीश भारद्वाज तथा सिनेमा जगत के जाने माने निर्माता निर्देशक अनुराग बसु भी साहित्यिक उत्सव में सहभागिता करेंगे। 24 जनवरी को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में विशेष काव्य पाठ का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बोली के प्रमुख कवि रामेश्वर वैष्णव, रामेश्वर शर्मा, मीर अली, शशि सुरेंद्र दुबे उपस्थित रहेंगे। लोकगीत सत्र में डॉक्टर पीसी लाल यादव, शकुंतला तरार, बिहारी लाल साहू और डॉक्टर विनय कुमार पाठक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। हमारा छत्तीसगढ़ संस्कृति और साहित्य के हिसाब से बहुत समृद्ध रहा है। यहाँ पर महात्मा राज सप्रेती, सहमुक्ति फोर्ट, बक्सी जी आदि अन्य साहित्यकार रहे हैं और वर्तमान में विनोद कुमार शुक्ल जी को भारतीय ज्ञानपीठ मिलना भी छत्तीसगढ़ के बड़ा सौभाग्य का विषय। नवा रायपुर की धरती पर शब्दों का उत्सव सज रहा है। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 23, 24 और 25 जनवरी को कविता, कहानी और संवाद एक ही मंच पर अपने सबसे सुंदर रूप में सजीव होंगे। साहित्यकारों की परिचर्चाओं एवं सत्रों के लिए आयोजन स्थल पर 4 मंडप बनाए गए। मुख्य मंडप का नामकरण ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ के एकमात्र साहित्यकार स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर किया गया है। दूसरे मंडप का नामकरण पंडित श्याम लाल चतुर्वेदी, तीसरे मंडप का नामकरण बस्तर के गौरव साहित्यकार लाला जगदलपुरी तथा चौथे मंडप का नामकरण साहित्यकार अनिरुद्ध नीरव के नाम पर किया गया है। 24 जनवरी को डिजिटल युग में एआई विषय में इस सत्र में डिजिटल युग के लेखक और पाठक उपनिषद से एआई तक साहित्य की यात्रा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर साय सरकार की इस प्रशंसनीय पहल से छत्तीसगढ़ के स्थानीय साहित्यिक प्रतिभाओं को नया मंच मिलेगा। साथ ही पाठक वर्ग को भी नया साहित्य पढ़ने का मौका मिलेगा। विद्वान साहित्यकार और लेखक मंच से विभिन्न विषयों पर विमर्श करेंगे, जो कि समाज को दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। मध्य प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में जितनी तेज गति के साथ औद्योगिक विकास हुआ, उसका सकारात्मक प्रभाव दावोस में दिखाई दिया। दावोस में विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपति, व्यापार प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें हुई और चर्चा भी हुई। मध्य प्रदेश और वैश्विक लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन क्षेत्र की संयुक्त अरब अमीरात की अग्रणी कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर भी हुए। देखिए रिपोर्ट। एनर्जी, IT, टूरिज्म सहित सभी सेक्टर्स में विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का पावर हब बन चुका है। प्रदेश में पंप स्टोरेज, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दावोस इकोनॉमिक फोरम में मालदीव के मंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मोहम्मद सईद के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। उद्योग क्षेत्र में साझेदारी के लिए डॉक्टर सईद ने बताया कि उनके देश में टूरिज्म के अलावा मत्स्य पालन, IT, हेल्थ जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन एनर्जी के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, IT के सेक्टर में, खास करके हमारे लिए पोल्ट्री में भी, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री और इस सब में भी बड़ी संभावना है और हम आपस में मिलकर के इसमें बड़े अच्छे ढंग से व्यापार करेंगे। हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है, पर्याप्त बिजली है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम देश के मध्य में है, इसीलिए सभी प्रकार के वाहन अगर निर्माण होता है EV वाले, तो वास्तव में हमारे यहाँ कई सारे प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं और भारत में मध्य प्रदेश एक उनका हब बन रहा है और उसमें कई सारे लोग नए MOU करके भी हमसे इस दिशा में आगे बढ़। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में बुधवार को दावोस में मध्य प्रदेश और वैश्विक लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन क्षेत्र की संयुक्त अरब अमीरात की अग्रणी कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। MOU में डीपी वर्ल्ड द्वारा मध्य प्रदेश में निवेश और सहयोग की संभावनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। यह पहल राज्य को राष्ट्रीय और वैश्विक सप्लाई चेन नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में अहम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।
इधर छत्तीसगढ़ में मस्जिद, दरगाह और मज़ारों में भी गणतंत्र दिवस मनाने का फरमान जारी किया गया। इसके लिए वक्फ बोर्ड से शासकीय स्तर पर अनुदान देने की घोषणा भी की गई, लेकिन इस फरमान पर अब सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों मच रहा है इसको लेकर बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। वक्फ बोर्ड ने कहा कि इमामबाड़ा, मस्जिद और दरगाह में तिरंगा फहराने पर शासकीय स्तर पर अनुदान दिया जाएगा। ये अनुदान 5,000 से लेकर 7,000 तक का होगा, जो ध्वजारोहण और मिठाई वितरण के लिए दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का बड़ा ऐलान। मस्जिद, दरगाहों में तिरंगा फहराने पर मिलेगा अनुदान। आवेदन करने पर 5,000 से लेकर 7,000 रुपए तक मिलेगा अनुदान। 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर को देखते हुए दिया जाएगा अनुदान। सजावट करने, मिठाई बांटने के लिए मिलेगी ये राशि। अगले वित्तीय वर्ष से प्रदेश भर में लागू होगी नई व्यवस्था। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज इस फैसले की वजह कांग्रेस को बता रहे हैं। सलीम राज का तर्क है कि कांग्रेस ने मुस्लिमों की निष्ठा को संदिग्ध कर दिया था, इसीलिए सभी मस्जिदों, दरगाहों और इमामबाड़ों में ध्वजारोहण किया जाएगा। दूसरी ओर इस आदेश पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, आखिर सरकार फरमान जारी कर क्या साबित करना चाहती है। 26 जनवरी से और 15 अगस्त में हर मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका में ध्वजारोहण होगा, मिठाई वितरण की जाएंगी और जो भी गेम है, गेम की व्यवस्था की जाएगी। जो मस्जिद, दरगाह में फंड की कमी है, व्यवस्था नहीं कर पाता है, ऐसे मस्जिद, दरगाह लोग को हम 5 से 7 हज़ार रुपये अनुदान देंगे कि वो अपना राष्ट्रीय पर्व मनाएं, राष्ट्रीय पर्व के साथ मिठाई का वितरण करे और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करे। हर देश के नागरिक को तिरंगा फहराने का हक है। ये सरकार को किसी फरमान जारी करने का जरूरत नहीं है। आखिर सरकार फरमान जारी कर क्या साबित करना चाहती है। भारत के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। हर कोई इसे उत्साह के साथ मनाता है। बेहतर होता कि राष्ट्रीय पर्व पर सियासत की छाया नहीं पड़ती। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। और छत्तीसगढ़ में लगातार हार से उबरने की कोशिश कर रही कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की पहल तेज कर दी। पहली बार कांग्रेस ने प्रदेश के सभी मंडल में अध्यक्षों की नियुक्ति की, लेकिन इसमें भी विवाद की छाया पड़ गई। गरियाबंद में तो एक मृतक को कांग्रेस ने अध्यक्ष बना दिया और इस मामले पर बीजेपी तंज कस रही है। कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने 1470 से अधिक मंडलों में नियुक्तियां की। पहली बार पार्टी में मंडल अध्यक्ष बनाए गए। इससे पहले ब्लॉक और वार्ड स्तर पर ही इकाइयां हुआ करती थी, लेकिन अब मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति भी विवादों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस के मंडल अध्यक्षों की सूची में जहां एक मृतक का नाम शामिल है, वहीं कुछ चेहरे ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में भी पदस्थ किए जा चुके हैं। मृतक को अध्यक्ष बनाने से जहां पार्टी की किरकिरी हो रही है, वहीं पीसीसी के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर सवाल भी उठ रहे हैं। अब मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस को आंतरिक SIR कर लेना चाहिए। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा कांग्रेस के कल्चर पर ही सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज इस पूरे घटनाक्रम पर बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। जीवित है, कौन व्यक्ति मृत है, और ये SIR का पूरे देश का विरोध कर रहे हैं। कम से कम अपने यहाँ ये ठीक ठाक कर लें। इतनी बड़ी मतलब जो मंडल अध्यक्ष होता है भारतीय जनता पार्टी में, वो एक पूरे मंडल का सर्वे सर्वा होता है। उस मंडल का जो नेतृत्व करता होता है वो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए लगता है कि खाना पूर्ति है, इसलिए जो है मृत व्यक्ति को उन्होंने अपना मंडल अध्यक्ष बनाया। उसमें प्रजातांत्रिक प्रणाली तो है ही नहीं है, किसी को भी कुछ भी बना देते हैं। अब आप लोग बता रहे थे कि मरे हुए लोगों को बना दिए हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं। और कभी वोट चोरी की बात करते हैं, तो कभी EVM मशीन की खराबी उसकी बात करते हैं, साजिश की बात करते हैं। तो एक कांग्रेस का अपना अलग कल्चर है। मरणोपरांत भारत में भारत रत्न दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है, सैन्य चक्र दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष मरणोपरांत बनाए जाते हैं। तो कांग्रेस का कर्तव्य काम ये दर्शाता है कि उनकी स्थिति भारत में मरना टाइप का काम हो गया है
कि अब 140 वर्ष की पुरानी पार्टी में जान नहीं है। मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ताओं का पसंद का है, वो भी बूथ अध्यक्ष भी कार्यकर्ताओं का पसंद का होगा, और जिसकी मृत्यु हुई उसकी नियुक्ति भी कार्यकर्ताओं से पसंद से हुई थी, लेकिन जारी होने से पहले उनकी मृत्यु हुई, तो उसकी जगह में हम लोग बहुत जल्द हम लोग जिला अध्यक्षों से नाम मंगाकर उसका नियुक्ति भी कर दिए हैं। और अभी कुछ नियुक्तियां और बाकी है, जहां कुछ एक जिला अध्यक्ष बने हैं, कुछ लोग ब्लॉक अध्यक्ष बने, उनके जगह में फिर नई नियुक्तियां मुझे लगता है 8-10 और नियुक्तियां बाकी है, उसको बहुत जल्दी हम लोग करेंगे। छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने लंबी एक्सरसाइज की। महीनों बाद पहले ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी हुई, फिर मंडल अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन सूची जारी करने की लंबी प्रक्रिया ही पार्टी के लिए किरकिरी का कारण बन गई। रायपुर से INH के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। अगली बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है। तराना में दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। दो पक्षों के बीच विवाद के दौरान पथराव भी हो गया है। पथराव करके बसों में तोड़फोड़ की गई, कई बसों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। जांच कर रही है पुलिस कि आखिर ये पत्थरबाजी किस बात को लेकर हुई है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से रात भर उत्पात मचाया गया। हाथों में लाठियां लिए भी और पत्थर लिए कुछ युवा नजर आ रहे हैं। ये उत्पात बीती रात को हुआ है। दो पक्ष आपस में भिड़े तो इसके दौरान बसों में तोड़फोड़ की गई है, बसों के शीशे तोड़ दिए गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अगली बड़ी खबर धमतरी से। अचानक से रहस्यमय तरीके से छत्तीसगढ़ का एक जवान लापता हो गया। आर्मी का जवान रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। परिजनों ने जवान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सिहावा थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। बता दें आपको कि पंजाब के जालंधर में ये जवान ड्यूटी पर तैनात था। 21 दिसंबर को छुट्टी बिता के अमृतसर एक्सप्रेस से ड्यूटी के लिए रवाना हुआ था और अचानक से फिर लापता हो गया। ये पंजाब नहीं पहुंचा, लेकिन इसकी लोकेशन पंजाब के आसपास दिख रही है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस तलाश कर रही है जवान की। आर्मी का एक जवान, धमतरी का रहने वाला ये जवान रहस्यमय तरीके से लापता है। इसके साथ ही अंचल में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए ज्योतिष समाधान। नमस्कार।